ट्वेल्थ बायोलॉजी के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ाऊंगा। यानी कि इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके 12th बायोलॉजी के चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 से होंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर चैप्टर 9, 10, 11 का ही क्यों, इससे पहले के चैप्टर्स का क्या होगा? तो उनको मैं ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस को आपको बता चुका हूं। इससे पहले मैंने उनके वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आपको चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 के बस इन प्रश्नों को पढ़ लेना है जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारे चैप्टर 9 से है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, व्हाट इज बायोपायरेसी। तो इसका आपको डेफिनेशन यहां पर बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 7 से 8 बार आ चुका है। तो देखिए, बायोपायरेसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, यानी कि बायोपायरेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, या कोई दूसरा संगठन किसी राष्ट्र और उससे संबंधित लोगों से बिना किसी विचार विमर्श के जैव संसाधनों का उपयोग करे, उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई दूसरा संगठन आकर हमारे देश में, ठीक है, जैव संसाधनों का उपयोग करे, वो हमारे देश और हमारे देश के लोगों से बिना किसी विचार विमर्श के जैव संसाधनों का उपयोग करे, तो इसे हम बायोपायरेसी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन होगा। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है। देखिए, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। यानी कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं? तो देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है, पारजीनी जंतु ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, ठीक है, उनके डीएनए में किसी विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है, और वो जो जीन है वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार के जंतु को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई जंतु है उसके डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, तो उसके डीएनए में अगर हम किसी परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दें तो और अपना वो लक्षण भी प्रदर्शित करे, इसे हम पारजीनी जंतु कहते हैं। क्योंकि जब उसे कोई किसी दूसरे का जीन उसमें व्यवस्थित कर देंगे तो जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा, तो इस प्रकार के जंतु को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाला है उदाहरण। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में जैसे आप लिख सकते हैं डाली नामक भेड़। ठीक है, डाली नामक भेड़। उसके बाद में जापान में निर्मित नोटों एवं कागा नामक गायें। ठीक है, कागा नामक गायें। उसके बाद में देखिए मीरा नामक बकरी। ठीक है, मीरा नामक बकरी आदि। ठीक है,
तो देखिए उदाहरण क्या है पारजीनी जंतु के, ये सब पारजीनी जंतु हैं। जैसे डाली नामक भेड़, एक भेड़ है जिसका नाम डाली है, ठीक है। जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, यानी कि जापान में कुछ ऐसी गायें हैं जिनका नाम नोटो एवं कागा रखा गया है, ठीक है। और मीरा नामक बकरी, ये सब ऐसे जंतु हैं जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया जाता है और कर दिया गया है जो अपना लक्षण भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये सब पारजीनी जंतु होंगे। जो एग्जांपल मैंने बताया इसको आपको समझना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए कैसे करते हैं। तो पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जो पारजीनी जंतु होते हैं इनमें हम जीन को कैसे प्रवेश कराते हैं, तो पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक तकनीक होता है जिसके द्वारा हम इनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा पारजीनी जंतु। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा। ये है हमारे 10th चैप्टर से जिसका नाम है जीव और समष्टियां। देखिए क्या है कि रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है। देखिए एक नागफनी का पौधा होता है, तो रात्रि के समय में इस पौधे के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, तो इसका अम्ल का नाम होगा मैलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक अम्ल। तो रात्रि के समय में नागफनी के पौधे में मैलिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे चौथा क्वेश्चन देखिए, समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। समष्टि और समुदाय, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए समष्टि क्या होता है, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। यानी कि किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार के स्पीसीज के व्यष्टियों या कुल जीवों की संख्या को समष्टि कहते हैं, ठीक है। समुदाय क्या होता है, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा विशिष्ट आवास स्थान जिसमें जीव समष्टियां रहती हो, ठीक है, यानी कि जीवों की संख्या जिसमें हो वो उसका स्थानीय संघ जो होता है वो समुदाय कहलाता है। तो समष्टि और समुदाय में ये दोनों इसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है, 10 चैप्टर से। देखिए आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए आम के पेड़ पर आप लोग देखते होंगे एक आर्किड पौधा उगता है, ठीक है। आम की पेड़ की शाखा पर एक आर्किड पौधा उगता है। आप लोगों ने देखा होगा जहां आम का पेड़ है, तो क्या होता है कि आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। अब आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें एक क्रिया होती है जिसको हम सहभोजिता बोलते हैं, ठीक है। तो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है, सहभोजिता जो है ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, ठीक है। अगर आपसे अलग से पूछा जाए टॉपिक में कि सहभोजिता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, ठीक है। अब आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। यानी कि आपको आर्किड पौधा और आम के पेड़ के बीच संबंध बताना था। तो देखिए आर्किड पौधा जो है आम की पेड़ की शाखा पर सहभोजिता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आर्किड पौधा है इसको लाभ होता है, ठीक है, पेड़ से, किसके, आम के पेड़ से आर्किड पौधे को लाभ होता है, जबकि आर्किड पौधे से आम के पेड़ को ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों आर्किड का पौधा और आम का पौधा एक दूसरे से सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पर लिखना है, समझ में आया। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से है। तो देखिए हमारे लास्ट चैप्टर का नाम है जैव विविधता के सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा 11th चैप्टर है और इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जैव विविधता क्या होती है और इसका संरक्षण हम किन विधियों द्वारा करते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता में सभी जीव जातियां समष्टियां
उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों को एकत्रित सम्मिश्रण व पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। ठीक है, यानी कि जैव विविधता के अंतर्गत सभी जीव, जातियां, समष्टियां एवं उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। यानी कि ये सब चीजें जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता की विधियां जो है, इनकी दो निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहला हमारा है और सबसे दूसरा। तो देखिए, सबसे पहली जो विधि है वो है स्वास्थानीय संरक्षण। ठीक है, क्या है? स्वास्थानीय संरक्षण। ठीक है, ये जैव संरक्षण की विधियां हैं। उसके बाद में एक है आपका बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, समझ में आया? तो जैव विविधता की दो विधियां हैं, एक स्वास्थानीय संरक्षण और एक बहिस्थानीय संरक्षण। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता में सभी जीव, जातियां, समष्टियां, उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्रण व पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं और इसकी दो विधियां हैं। फर्स्ट है स्वास्थानीय संरक्षण और सेकंड है बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, यहां पर लिखेंगे हम जैव विविधता, जैव विविधता एवं पर्यावरण। ठीक है, एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, यानी कि जैव विविधता और जो हमारा पर्यावरण है ये संरक्षित कैसे रहेगा, ये प्रदूषण से कैसे बचेगा, तो इसके लिए इसी उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तप्त स्थल, जिसे हम इंग्लिश में हॉट स्पॉट कहते हैं, ये क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। यानी कि तप्त स्थल, हॉट स्पॉट क्या होता है? भारत में तप्त स्थल जो स्थित है उसके नाम लिखिए। तो देखिए, तप्त स्थल क्या होता है? वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पे जैव विविधता जो है वो संकट में हो, तो उस स्थान को हम तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तप्त स्थल का हमने डेफिनेशन पढ़ा। अब कौन कौन से ऐसी जगह है जो तप्त स्थल के अंतर्गत आती है? तो देखिए, हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय का मतलब जो पूर्वी हिमालय है, ब्रेकर में आप लोग लिख दीजिएगा पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये तप्त स्थल के अंतर्गत आता है, ये तप्त स्थल का स्थान है। उसके बाद में इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। प्रमुख तप्त स्थल
हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तप्त स्थल हैं? देखिए, हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। तो तप्त स्थल क्या होता है? वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, वो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है। अब कौन कौन से हॉट स्पॉट है हमारे इंडिया में? हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है, और इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का, लास्ट चैप्टर से ही है। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। यानी कि उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यान के आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला हमारा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी में है ये आपका। और दूसरा आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। यानी कि यहाँ वन्य जीव भी संरक्षित रहते हैं और हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी। तो देखिए कहाँ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा हमारा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को इस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका पुराना नाम है हेले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है उत्तराखंड में, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके में। इसके बाद में हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? ये है जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, तीसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, चौथा है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपके उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए अपना 10 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपने राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो मैंने अभी बताया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित रहती हैं। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण की स्थितियां सुनिश्चित रहती हैं, यानी कि दोनों संरक्षित रहते हैं। अब देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हेले राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में स्थापित किया गया था और इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका पुराना नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान था। तो समझ में आ गया राष्ट्रीय उद्यान क्या है और भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कब स्थापित किया गया था, और इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 12th बायोलॉजी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर 9, 10 एंड 11 से थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।